इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, द फ्रैंकलिन टेम्परेटन म्यूचुअल फंड क्राइसिस। यहाँ पे आपको इकोनॉमी के बहुत से कंसेप्ट समझ में आएंगे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि फ्रैंकलिन टेम्परेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक केस लड़ रहा था सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में। केस क्यों लड़ रहा था? क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्परेटन नाम की इस कंपनी के ऊपर एक बैन लगा रखा है। किसने बैन लगा रखा है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्परेटन के ऊपर बैन लगा रखा है 2 साल का। क्यों लगा रखा है? कि ये डेप्ट स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकते। अब समझिए यहाँ पे कितनी चीजें आ गई हैं। डेप्ट स्कीम ये क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस प्रकार से काम करता है, कैसी बॉडी है? फ्रैंकलिन टेम्परेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक्चुअली में ये बैन लगा क्यों? और ये सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ये किस चिड़िया का नाम है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। असल में सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो डेप्ट स्कीम्स फ्रैंकलिन टेम्पलेटन चला रहा था, जो कि बाद में बंद कर दी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में, यहाँ पे कुछ लैप्सेस किए हैं और कुछ वायलेशंस किए हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने। तो एक्चुअली में क्या वायलेशंस किए हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, इसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्यों यहाँ पे सेबी ने इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को बोल रखा है कि भाई तुमने जो 512 करोड़ रुपया का तुमको रिफंड और देना है 12% इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है आपकी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर से लिया है, तो जो जितना इन्वेस्टमेंट बचा है वो भी वापस करो, उसके साथ साथ 12% इंटरेस्ट वापस करो। तो लगभग 512 करोड़ रुपए अभी भी इन्वेस्टर्स को वापस करना है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को। उसके ऊपर से 5 करोड़ की पेनाल्टी और लगा रखी सेबी ने। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। अब जब यहाँ पे सैट यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में केस पहुंचा, तो असल में ये जो 6 स्कीम्स थी जिनको बंद किया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये 6 डेप्ट स्कीम्स को बंद किया क्यों था और ये डेप्ट स्कीम एक्चुअली में होती क्या है। जब इन 6 स्कीम्स को बंद किया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, तो उस समय पे सेबी ने 512 करोड़ तो वापस करने को कहा ही है, साथ साथ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के ऊपर ये कंडीशन लगा दी है कि आप 2 साल तक कोई भी और स्कीम लॉन्च नहीं करोगे। तो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ने बोला है कि देखिए, हम इस बात को समझते हैं कि 6 स्कीम्स को बंद किया है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, लेकिन उसके अलावा 21 डेप्ट स्कीम्स और चला रहा है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। और इससे भी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया में, वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो 2 साल तक अगर सेबी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को कोई और डेप्ट स्कीम चलाने ही ना दे, ये देखिए नाइंसाफी होगी, ये सही नहीं होगा। तो ये पूरी का पूरा कंटेक्स्ट है। इस कंटेक्स्ट के एक एक फैसेट को हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। सबसे पहले फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर लाइक का बटन नहीं दबाया, दबा दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो, बिल्कुल कर लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ये मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं वो भेज सकते हैं। स्पेसिफिक एकेडमिक डाउट्स मत पूछिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ आपकी तैयारी से रिलेटेड हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और डाउट पूछने से पहले एक काम करिए, मेरी जो डाउट प्रिपरेशन, ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट है और डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट है, उसको एक बार जरा जाके देख लीजिए। बहुत से सवाल मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, वही बात आप रिपीटेड मत पूछिए, मैं शायद उसका जवाब दोबारा नहीं दे पाऊंगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, जिनकी नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। इस पर्टिकुलर आपको आर्टिकल की पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट harshitdwedi.com पे जा सकते हैं। इनफैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल पोस्ट के नीचे से जाके इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रिंट भी मार सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, देखिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, न्यूयॉर्क में बनी थी 1947 में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बेन इसका नाम है। इसका नाम फ्रैंकलिन टेम्पलेटन किसके नाम पे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे, जो कि फाउंडिंग फादर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो यूएस की बहुत रेप्यूटेड कंपनी है और इंडिया में भी बहुत रेप्यूटेड तरीके से ही काम करती है। अब इसकी म्यूचुअल फंड क्राइसिस एक्चुअली में थी क्या? देखिए, जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, देखिए डेप्ट स्कीम्स के अंदर म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार से होते हैं। हमारे यहाँ पे देश में जो डेप्ट स्कीम चलती है, इनके अंदर क्या क्या आता है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाला मार्केट है, ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ यहाँ होलिस्टिकली कवर किया गया है। तो ये जो डेप्ट म्यूचुअल फंड वाला मार्केट था, जिसमें आपका फ्रैंकलिन टेम्पलेटन काम करता था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन 6 म्यूचुअल फंड इनको बंद करने पड़े।
ये 6 म्यूचुअल फंड कौन कौन से थे, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स में 20 अप्रैल 2020 को लगभग 2450 करोड़ थे। बहुत सारा पैसा यहाँ पे वापस कर भी दिया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, लेकिन एक समय के बाद ये पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए 2 रीजंस कोट किए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने। पहली बात तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने ये बोला कि बॉन्ड मार्केट में पैसा खत्म हो गया है, मतलब कि बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं हो रही थी। मार्च 2020 आपको याद होगा लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आप सोचिए 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कम लोगों ने पैसा डाला। लोगों की नौकरियों पे बात आ रही थी, वो ऑफिस नहीं जा रहे थे, म्यूचुअल फंड में कौन ही इन्वेस्ट करेगा। और जिनकी नौकरियां जा रही थी वो उन्होंने जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा था वो विड्रॉ कर रहे थे। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के भी बहुत से म्यूचुअल फंड चल रहे थे, और म्यूचुअल फंड से एकदम से पैसा विड्रॉ होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी के बैलेंसेस हैं वो बिगड़ जाएंगे। और यही हुआ यहाँ पे म्यूचुअल टेम्पलेटन के साथ भी, सॉरी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के साथ भी। एग्जैक्टली क्या हुआ ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को मैनेज करने वाले कुछ पर्टिकुलर आप कह लीजिए एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। अब क्या हुआ कि मेरे जैसे आपके जैसे लोगों ने, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये डाला, आपने 12,000 रुपये डाला, किसी ने 5,000 रुपये डाला, किसी ने 20,000 डाला, किसी ने 5 लाख डाला, सबने अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से इस बक्से में पैसा डाला। कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिनको इकोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये एक्सपर्ट्स इस पैसे को उठा के किसी बॉन्ड में लगाएंगे, किसी स्टॉक में लगाएंगे, किसी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने से आपको पता है अलग अलग स्कीम्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको पैसा वापस मिलता है, रिटर्न आता है। तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में देखा हो तो उसमें SBI की किसी कंपनी का, जियो की किसी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स होंगे। मतलब कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और ये हज़ारों करोड़ में हो जाता है पैसा। और इस हज़ारों करोड़ को ये लोग अलग अलग, आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और उस पर जो रिटर्न आएगा, जो भी फायदा होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा इन इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स मतलब मेरे आपके जैसे लोगों ने जिसके अंदर इस बक्से के अंदर पैसा डाला था। यही होता है म्यूचुअल फंड। आपने देखा होगा आपने 2,000 की म्यूचुअल फंड ले लिए, 4,000 की म्यूचुअल फंड ले लिए, आप अकेले थोड़े ना म्यूचुअल फंड लेने वाले, जाने कितने और हज़ार लाखों लोगों ने लिए हैं। तो जो ओवरऑल पैसा पहुंचता है उस मतलब उस एक्सपर्ट के पास जो कि म्यूचुअल फंड को चला रहा है, जो कि इस केस में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन था, उसके पास हज़ारों करोड़ में पैसा हो जाता है। और फिर वो मार्केट में उस पैसे को घुमाता है, अलग अलग स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, और उससे जो रिटर्न्स आते हैं उसमें थोड़ा बहुत अपना पैसा काटता है, और बाकी जिसने इन्वेस्टर थे उनको पैसा वापस कर देता है। तो इन म्यूचुअल फंड्स का मेन एडवांटेज क्या है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरे जैसे इंसान को अलग अलग कंपनीज के बारे में नहीं पता है। आई एम नॉट अ गुड, कहते हैं ना इन्वेस्टर्स, हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हो, बट सब लोग नहीं जानते। तो सब लोग बिना टेंशन लिए, बिना दिमाग लगाए मार्केट से पैसा कमा सकें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है म्यूचुअल फंड से, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, वैरायटी मिलती है, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो रिस्क भी कम होता है, ओवरऑल अच्छे रिटर्न आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और आपने एड्स भी देखे होंगे, बहुत सालों से सरकार ऐड कर रही कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा। कुछ और भी आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू हुए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू हुए हैं, IIT, REIT, इस प्रकार के बहुत सारे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रियल एस्टेट के लिए भी शुरू करवाए हैं सरकार ने। तो म्यूचुअल फंड समझ में आ गया ना, थोड़ा थोड़ा पैसा सारे इन्वेस्टर्स ने डाला और फिर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में ख़त्म किया गया, या मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो वहाँ पे ख़त्म किया। इस प्रकार से मार्केट से पैसा उठाया जाता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्टर से, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, और फिर किसी प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। अब डेप्ट फंड कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। फिर गिल्ड फंड की बात कर लीजिए, मंथली इनकम का, शॉर्ट टर्म प्लान, लिक्विड फंड्स, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। अब यहाँ सब में तो आपको समझा नहीं सकता। तो अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ मीडियम टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। ओके, फिर ये जो बड़े बड़े फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये म्यूचुअल फंड के पैसे को ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ये कभी कभी बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलो कि इंडिया का बॉन्ड मार्केट क्या होता है, आपने ट्रेजरी बिल्स के बारे में सुना होगा, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में सुना होगा। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू करती है और उसके बेसिस में सरकार मार्केट से पैसा उठाती है। तो सरकार क्या बोलेगी कि आपको ट्रेजरी बिल इशू करेगी 1,000 रुपये का,
आप सरकार को 1,000 रुपये दोगे, आपके पास सरकार का ट्रेजरी बिल आ जाएगा 1,000 रुपये का, मान लो उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद आप सरकार के पास जाओगे, आपको 1,008 रुपये मिल जाएगा। तो ये सरकार की जो उधार वाली उठाने वाली प्रक्रिया है, ऐसे चलती है। अब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि मार्केट से पैसा उधार उठाती हैं। तो वो मार्केट से पैसा कहाँ उधार उठाएंगी, कहाँ से उठाएंगी? तो ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसी कंपनीज आ जाती हैं। ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसी कंपनीज डेप्ट स्कीम्स चलाती हैं। इस डेप्ट स्कीम में मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और पैसा हज़ारों करोड़ में हो जाता है। तो कल की डेट में मान लीजिए रिलायंस जियो को या टाटा के ये जो आपका तनिष्क का ब्रांड है, इसको कुछ पैसा उधार की ज़रूरत है, तो वो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास जाएगा और बोलेगा साहब मुझे 1,000 करोड़ रुपए दे दो, 1 साल बाद इतने इंटरेस्ट में आपको वापस कर दूंगा। तो इस पैसे को बहुत अलग अलग प्रकार से जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन वाले, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा रिटर्न आता है। उस रिटर्न में से ये लोग अपना प्रॉफिट कट करते हैं और बाकी इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं। और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना म्यूचुअल फंड का, इसको 100% रिस्क फ्री समझा जाता है। रीजन गवर्नमेंट इसको गारंटी करता है और गवर्नमेंट ने गारंटी किया। अभी देखिएगा, जब कोरोना का पैंडेमिक आया था ना, उसके बाद म्यूचुअल फंड मार्केट को बचाया था आरबीआई ने। हालत बहुत खराब थी, उस पर थोड़ी देर में आते हैं। अब देखिए, जब एक म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है, मान लीजिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का एक म्यूचुअल फंड है, वो ऑपरेट कर रहा है, तो भी कैसे ऑपरेट करेगा? बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा डाल गए। अब जब ये इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा डाल देंगे, इस पैसे को मार्केट में घुमाना है। ये अलग बात है कि जो भी फंड हाउस होता है वो थोड़ा स्पेयर कैश साइड में रखता है, लेकिन ये कितना स्पेयर कैश साइड में रखा जाएगा, ये अलग अलग फंड हाउस अलग अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। इसमें आरबीआई का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि कैश रिजर्व रेशियो जितना इतना परसेंट उठा के साइड में रख दिया गया। वो फंड हाउसेस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये हाईली स्पेकुलेटिव होता है कि जितना पैसा लोगों का म्यूचुअल फंड के पास आया, उसमें से कितना पैसा साइड रखा गया। ठीक है, अब समझिए, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसों का फ्लो बना रहना चाहिए। इसके लिए बॉन्ड मार्केट एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या कि पैसा इन्वेस्टेड है। अब जैसे जैसे लोगों ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी मैच्योरिटी डेट पास आती जाएगी, लोग अपना पैसा विड्रॉ करते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना पैसा और इन्वेस्ट करते जाएंगे। इस प्रकार से पैसा उस म्यूचुअल फंड के पास आता जाएगा, जाता जाएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा, कैश फ्लो बना रहेगा। ओके। अब आपको भी पता है बैंक रन की एक सिचुएशन होती है। बैंक रन की सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए हमने पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हैं, बहुत सारे अलग लोगों ने रखे हैं, और पंजाब नेशनल बैंक उस पैसे को आगे घुमाता है और बीच का इंटरेस्ट खाता है, जितना एक्स्ट्रा लेता है। अभी कल की डेट में सब लोग पंजाब नेशनल बैंक से अपना डिपॉजिट निकालने पहुंच जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा बैंक रन, और पंजाब नेशनल बैंक इस झटके को झेल नहीं पाएगा। कुछ कुछ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के साथ यहाँ पे यही हुआ। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को लगातार स्मूथ ऑपरेशंस के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए कैश की। इसके लिए बॉन्ड मार्केट अच्छा होना चाहिए, जहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहां से पैसा वापस आना चाहिए। अब हुआ यहाँ पे ये कि ये 6 डेप्ट फंड्स यहाँ पे क्यों बंद करने पड़ गए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को? ये 6 फंड्स पहले से चल रहे थे, कोविड-19 का क्राइसिस आया। कोविड-19 का क्राइसिस आया तो भाई ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन जैसे जो म्यूचुअल हाउसेस थे, उनके पास पैसों का फ्लो आना थोड़ा बंद हुआ, पहली चीज़। दूसरी बात, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट यहाँ पे बहुत आने लगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में म्यूचुअल फंड खरीद रखा था, वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे। तो दोनों तरफ से डबल प्रेशर, नए इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे हैं और पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांग रहे हैं वापस। तो एक प्रकार की बैंक रन की सिचुएशन सी बन गई थी। हालांकि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एक बहुत रिप्यूटेड ब्रांड है, इसने पूरी कोशिश की सबका पैसा वापस करने की, और इन्होंने पैसा वापस किया भी। इनके पास जो भी कैश रिजर्व से वो खत्म हो गए, ठीक है ना। जो बॉन्ड्स इनके मार्च और अप्रैल में मैच्योर हो रहे थे, उनको बेच के इन्होंने पैसा उठाया। आप बोलोगे कैसे बॉन्ड्स? तो होता ये है कि जो पैसा म्यूचुअल डेप्ट फंड स्कीम में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास जाता है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इस पैसे को उधार में घुमाता है आगे कॉर्पोरेट्स को, सरकार को। जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे, वो कॉर्पोरेट्स और सरकार इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देंगे। तो मार्च और अप्रैल में जो पैसा वापस आया 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास, उसको इस्तेमाल करके भी जो भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ रही थी म्यूचुअल फंड की, उसको वापस किए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट समझ रहे हो ना, कि म्यूचुअल फंड में जितने लोगों ने पैसा लगाया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, वो सब अपना पैसा वापस मांग रहे थे। और यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पैसा वापस कर भी रहा था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास पैसा नहीं आ रहा है और सब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ये जो 6 स्कीम्स थी, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होने लगी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के लिए। अब यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन रिस्की बॉन्ड्स में भी खेल सकता था, बट वो खेलना नहीं चाहता था। असल में बॉन्ड मार्केट में अपने बॉन्ड्स बेच ही नहीं पा रहा था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। ऐसा होता है ना कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल 2020 की क्राइसिस चल रही है,
और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के और सरकारी उधार वाले बॉन्ड्स रखे हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास, जो कि अगस्त 2020 में मैच्योर होंगे, सितंबर 2020 में मैच्योर होंगे। तो बॉन्ड मार्केट में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन उन बॉन्ड्स को जाके बेच सकता है। तो मान लो रिलायंस जियो ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन से 1,000 करोड़ रुपए लिए हैं और वो 1,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ रिलायंस जियो को सितंबर 2020 में वापस करने हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो बॉन्ड मार्केट में जाके फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ये 1,000 करोड़ का बॉन्ड किसी और को बेच सकता है, और जिसको बेचेगा वो रिलायंस जियो से 1,000 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट ले लेगा सितंबर 2020 का जब समय आएगा। तो अभी के लिए जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी, उसको जो पैसा चाहिए वापस इन्वेस्टर्स को करने के लिए वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बात ये हो गई कि उस समय पे बॉन्ड मार्केट इतना ज़्यादा स्पेकुलेटिव और इतना ज़्यादा डाउट में चला गया था कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास फ्यूचर की डेट के जो बॉन्ड थे ना उनको भी इन्वेस्टर्स नहीं खरीद रहे थे। तो जिन प्राइवेट कंपनीज ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन से पैसा उठाया था, जिनके बॉन्ड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास पड़े हुए थे, जो कि मई 2020 में, अब जून 2020, दिसंबर 2020 में मैच्योर होने वाले थे, उनको बॉन्ड मार्केट में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन बेच ही नहीं पा रहा था। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को पैसा तक उधार उठाना पड़ गया। एंड में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को ये लगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उन्होंने 6 डेप्ट फंड को बंद कर दिया। अब जब 6 डेप्ट फंड बंद हो गए, इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग अप का मतलब ये होता है, डेप्ट फंड बंद हुआ मतलब अब उस डेप्ट फंड के अंदर कोई नया पैसा आ नहीं सकता और ना ही उसमें से कोई पैसा निकल सकता है। बैंक रन में क्या होता है, जब बैंक रन हो जाता है तो स्टॉप लगा दिया जाता है। जब स्टॉप लगा दिया जाता है तो होगा क्या कि उस बैंक से में अगर आपका कोई डिपॉजिट है ना, आप जाके डिपॉजिट निकाल ही नहीं पाओगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कर दिया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, उसने वाइंड अप कर दिया इन 6 डेप्ट्स को। वाइंड अप करने का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की उस डेप्ट स्कीम में पैसा डाला भी है तो अब आप अपना पैसा निकाल नहीं पाओगे, वो पैसा यहाँ पे फ्रीज हो गया है। यहाँ पे आरबीआई को लगा कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, और आरबीआई यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की प्रॉब्लम भी समझ रहा था। इसलिए उस समय पे आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की थी म्यूचुअल फंड मार्केट्स के रिडम्पशन को ऑनर करने के लिए, ताकि लोगों का म्यूचुअल फंड में भरोसा बना रहे। म्यूचुअल फंड मार्केट को सरकार बहुत इंश्योरेंस देती है, तभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट वहाँ पे एश्योरिटी देती कि हाँ भाई, अगर पैसा कंपनी की तरफ से डूबा तो सरकार इंश्योर करेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काफ़ी जोर रहता है, देखते रहते हैं कि कहीं पैसा ना डुबा दें लोगों का। तो ये पूरी की पूरी क्राइसिस थी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया। यहाँ पे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर सेक्शन 15 के है, उसके अंदर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। क्या काम है? तो मान लीजिए सेबी, पीएफआरडीए या फिर इरडा। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पता ही है। और इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मान लीजिए इन्होंने कोई ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के अंदर किसी कंसर्न पार्टी को अपील करनी है, तो वो अपील कहाँ करेगा? तो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में करेगा। और सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे किसने अपील की थी? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने की थी। ठीक है। सैट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेबी की बात कर ली जाए तो सेबी क्या है? तो सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। तो भाई, भारत सरकार के बिहाफ पे सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाना, सेफगार्ड करना, ये सेबी का काम है। हर्षद मेहता वाले में सेबी आपने बहुत सुना होगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो। म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार से काम करते हैं, डेप्ट स्कीम्स किस प्रकार से काम करती हैं, और सरकार इनको किस हिसाब से प्रोटेक्ट करती है। ये पूरा का पूरा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन वाला इशू क्या था। आई होप आपको सब समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।